हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 14 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। हम आज थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखो, क्वेश्चंस उनको इजी लगते हैं जो चीज़ समझ के करते हैं, ठीक है। तो ट्राई किया करो जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ो तो चीज़ को समझो, ठीक है। समझ के चीज़ की हुई हमेशा याद रहती है। तो ये वही क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर स्टेट्स का एग्ज़ाम हो। तो आई होप ये आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एलैबोरेट करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। द नर्स टेल द पेशेंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर। एक नर्स है, वो टीच कर रही है एक पेशेंट को जो कि साइक्लोस्पोरिन ले रहा है रीनल ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है। तो वो पेशेंट को क्या कहेगी स्पेशली मुझे बताने के लिए कि नर्स को उसको बताना है। दैट इज़ हेयर लॉस, साइन ऑफ इन्फेक्शन, जीआई डिस्टर्बेंस या हाइपरटेंशन। तो हम देखेंगे फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। देखो, अब मैं बताती हूँ। जो साइक्लोपोरिन जो ये ड्रग है, ठीक है, ये क्या होती है, एक इम्यूनो सुप्रेसेंट, ठीक है। ये इम्यूनो सुप्रेसेंट है। तो ऑब्वियसली अगर किसी का इम्यून सिस्टम हमने सुप्रेस कर रखा है तो उसको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को इसलिए देते हैं ताकि जो हमारी बॉडी है वो उसको रेजिस्ट ना करे, ठीक है। अगर देखो कोई भी रीनल ट्रांसप्लांट होगा, किसी भी चीज़ ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होगा, तो ऑब्वियसली है कि जो हमारी बॉडी है वो उस चीज़ को रेजिस्ट करेगी, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं वो इफ़ेक्ट कर गई, इसलिए उसको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि जो हमारी बॉडी है उसको रेजिस्ट ना करे, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो इसमें अगर साइन ऑफ इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ड्रग इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्टिक शॉक। के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? डिजॉक्सिन, लिवोसिट्राजिन, एड्रेनालिन या फिर प्रोपेनोल। ये मैंने कल भी कराया था क्वेश्चन, मतलब पीछे किसी में करा सकता है पर उसमें अलग तरह से लिखा था। तो उस पेशेंट में हम देते हैं एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। देखो, जो एनाफ्लेक्टिक शॉक है वो होता है हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स टुवर्ड एनी फूड, टुवर्ड एनी ड्रग और एनी केमिकल, ठीक है। उससे क्या होता है, एकदम से हमारा बीपी फॉल हो जाता है, ठीक है, और हमारे जो एयरवे है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देते हैं? एड्रेनालिन। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होती है एड्रेनालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन अ पेरिकार्डियल स्पेसिस, ठीक है। पेरिकार्डियम किसकी लेयर है? हार्ट की लेयर है, आउटर लेयर है। विसरल और प्राइटल स्पेस, विसरल और प्राइटल दो वॉल्स के बीच की जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। उसमें कितना फ्लूइड होता है? 30 ml, 50 ml, 80 ml, 60 ml। तो उसमें होता है 30 ml ऑफ फ्लूइड। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पेरिकार्डियल क्या है? हार्ट की लेयर है, आउटर लेयर है। इनर लेयर कौन सी होती है? मायोकार्डियम। और मिडल लेयर, सॉरी, मायोकार्डियम। और इनर लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियल जो है वो कवर करती है पूरे हार्ट को, ठीक है। इसमें दो वॉल्स होती हैं, प्राइटल एंड विसरल। इन दोनों के बीच में, जिसको हम विसरल पेरिकार्डियम और प्राइटल पेरिकार्डियम, उन दोनों के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। और उसमें 50 ml फ्लूइड होता है ताकि वो दोनों जो हैं वो क्या करें, एक दूसरे से फ्रिक्शन ना करें, ठीक है। अगर ये फ्लूइड में कोई ऊपर नीचे होता है तो उसमें फिर दिक्कत आती है पेरिकार्डियल लेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hypertensive patient has been admitted in a ward for observation. He mentioned the attending nurse about the squeezing pain in the chest. What is the necessary action for this patient? एक hypertensive patient है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है। तो उसने अपनी नर्स को बताया है कि मेरे को स्क्वीजिंग पेन हो रही है चेस्ट में। तो नर्स क्या करेगी? उसको आइबुप्रोफेन का टैबलेट दे देगी,
या फिर एडवाइज द पेशेंट टू मूव, उसको कहेगी कि बाहर जा और फ्रेश एयर ले, या फिर रेस्ट टू पेशेंट इन्फॉर्म द डॉक्टर, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहेगी और साथ ही में इन्फॉर्म करेगी डॉक्टर को, या फिर टेल द पेशेंट दैट इट इज़ फाइन डोंट वरी, कि कुछ नहीं है तुम वरी मत करो। क्या कहेगी वो, उसको स्क्वीजिंग पेन हो रही है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज़ बिल्कुल राइट, दैट रेस्ट टू पेशेंट एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। देखो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मे बी उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की भी पेन हो सकती है और उसको एंजाइना की भी पेन हो सकती है, तो हमने उसे कहना है तू रेस्ट कर, और हमने उधर वाली साइड डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज इन एनोप्रोलॉल एंड डायोरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, नर्स शुड नोटिफाई द डॉक्टर दैट द थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव एंड शी फाइंड्स। एक पेशेंट है, एनोप्रोलॉल और डायबिटिक थेरेपी पे है हार्ट फेलियर का, तो नर्स डॉक्टर को इससे पहले क्या नोटिफाई करेगी, उसने जो बताया है डॉक्टर को कि ये थेरेपी इफेक्टिव नहीं हो रही, ठीक है, उसको एनोप्रोलॉल और डायबिटिक थेरेपी दे रहे हैं, फॉर बीपी के लिए दी जाती है, और डायूरेटिक तो तुम्हें पता ही है ताकि यूरिन रिटेंशन ना हो। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि नर्स नोटिफाई करेगी और बताएगी कि ये थेरेपीज इफेक्ट नहीं कर रही हैं? तो ऑप्शंस है ड्राई कफ, स्किन रैश, एडिमा इन लेग्स एंड पोस्चरल फॉल इन बीपी। तो बताओ कौन सी चीज़ नोटिफाई करके नर्स डॉक्टर को बताएगी कि जो हम थेरेपी दे रहे हैं इस पेशेंट को वो इफेक्ट नहीं कर रही? तो एडिमा इन लेग्स, देखो ऑलरेडी हम उसे डायूरेटिक और एनोप्रोल दे रहे हैं, अगर डायूरेटिक थेरेपी से भी वाटर रिटेंशन हो रहा है इट मीन्स ये थेरेपी वर्क नहीं कर रही। ड्राई कफ और स्किन रैश तो ऑलरेडी किस चीज़ का होता है कि उसमें वाटर नहीं है, डिहाइड्रेशन है, इट मीन्स उसमें ऑलरेडी, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं हो सकते। पोस्चर फॉल इन बीपी, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता, डायूरेटिक थेरेपी उसको हम दे रहे हैं, और अगर ये चीज़ हो रही है, फॉल इन बीपी हो रहा है, इट मीन्स थेरेपी वर्क कर रही है क्योंकि हम उसके एनोप्रोल भी दे रहे हैं, ठीक है ना। पर एडिमा इन लेग्स शो करेगा कि ये थेरेपी वर्क नहीं कर रही क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, इसीलिए एडिमा हो रहा है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन के लिए कौन सी इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो चॉइस है इसमें से? एडमिनिस्टर एड्रेनलिन, डिफिब्रिलेटर, एडमिनिस्टर एंटी एरिथमिक ड्रग्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए? तो हम यूज़ करते हैं डिफिब्रिलेटर। देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक सीरियस कार्डियक रिदमिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की एक्टिविटी है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है, और जो उसके चैम्बर्स होते हैं ना हमारे चार हार्ट के, वो अनसिंक्रोनाइज्डली बीट करते हैं, ठीक है। अनसिंक्रोनाइज मतलब ऐसे होता है ना, लब डब, पहले वेंट्रिकुलर क्लैप्स देन एट्रियम, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, अनसिंक्रोनाइज्ड मतलब उनमें कोई सिंक नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होना, अपनी मर्जी से कभी दोनों ही क्लैप्स कर रहे हैं कभी खुल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सीरियस कंडीशन होती है। तो इसमें हम डिफिब्रिलेटर्स यूज़ करते हैं। देखो एड्रेनलिन तो एनाफ्लेक्टिक शॉक वालों को हम दे के आए, अभी आपने पीछे देखा है। एंटी रिदमिक ड्रग्स हम डिसरिथमिया वाले पेशेंट को देते हैं, और सब तो हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में नहीं दे सकते बिकॉज इसमें ऑलरेडी एक सीरियस कंडीशन है, कार्डियक रिदमिया, रिदम ने जो कार्डियक की रिदम है लब डब वाली, उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है, तो इसमें डिफिब्रिलेटर ही हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द नर्स इज प्रोवाइडिंग CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन टू अ पेशेंट आफ्टर अ कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है उसको CPR दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द पेशेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिससिटिकेटेड। इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स जो है हमें बताएगी कि पेशेंट जो है रिससिटिकेट कर लिया गया है, CPR वर्क कर गया है हमारा? तो पॉजिटिव मीन्स की रिफ्लेक्स होगा उसका, या फिर रिस्पॉन्स टू पेन होगा उसको, पाल्पेबल कैरोटिड पल्स होगी उसकी, या फिर हमारा जो प्यूपिल है वो इक्वली रिएक्ट करेगा लाइट को। तो इनमें से क्या चीज़
देखने को मिलेगी अगर सीपीआर वर्क कर गया है पेशेंट में। तो हम क्या देखेंगे कि उसकी कैरोटिड पल्स जो है वो प्रॉपरली चल रही है। बेबिंस्की रिफ्लक्स नहीं, ऑलवेज याद रखना सीपीआर जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो हम कैरोटिड पल्स को 5 सेकेंड्स के लिए पाल्पेट करके देख रहे हैं कि चल रही है कि नहीं। और जब हमने सीपीआर दे दिया उसके बाद भी हम कैरोटिड आर्टरी को ही देखते हैं पाल्पेट करके कि वो बीट कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो पाल्पेबल कैरोटिड पल्स हमें बता देगी कि जो पेशेंट है वो सक्सेसफुली रिसस्टिकेटेड हो गया है, सीपीआर वर्क कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द अबव आर साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड एब्सेंस ऑफ पल्स। बताइए कौन सा इनमें से साइंस नहीं है कि उसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया है, कार्डियक फेलियर? तो इनमें से जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है वो नहीं देखने को मिलता है, ऑलवेज डायलेशन ऑफ प्यूपिल देखने की मिलती है, एब्सेंस ऑफ पल्स भी होती है और इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपने देखा होगा किसी को भी कार्डियक फेलियर होता है एकदम से गिर जाता है पर्सन, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उसकी पल्स भी पाल्पेट करके देखो तुम्हें नहीं मिलेगी और उसकी जो प्यूपिल है वो भी डायलेट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हमें किस में दिखता है? अपोइड टॉक्सिसिटी में। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हमें अपोइड टॉक्सिसिटी में दिखता है, हमें वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में नहीं दिखता, तो ये एक्सेप्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड यू डू इमीडिएटली आफ्टर अ कार्डियक अरेस्ट? अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है तो हम इमीडिएटली आफ्टर क्या उसके करेंगे? हम उसको एपिनेफ्रिन दे देंगे, चेक फॉर ब्रीदिंग करेंगे, चेक फॉर पल्स करेंगे या चेस्ट कंप्रेशंस देंगे? देखो इसमें लिखा है उसको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है तो हम इमीडिएटली उसको उस टाइम क्या देने लग जाएंगे? चेस्ट कंप्रेशंस हमें इमीडिएटली देनी होती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट उसको हो चुका है और हम पल्स चेक कर चुके हैं। देखो कार्डियक अरेस्ट तब तक ही माना जाए, तभी बोला जाता है जब उसकी पल्स जो है वो चल नहीं रही होती। हमें क्या पता जो पेशेंट है वो बीपी फॉल की वजह से भी गिर सकता है ना। इसमें लिखा है प्रॉपरली कि उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है तो हमें उसको चेस्ट कंप्रेशंस देनी है। पल्स तब चेक करेंगे अगर लिखा होगा कि एकदम से पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होके गिर गया है तो हम फर्स्टली क्या चेक करेंगे? उसकी पल्स चेक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर टू पेशेंट हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज हैविंग अ थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। एक पेशेंट है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या होगी? उसको थ्रोम्बोफेल्बाइटिस है, थ्रोम्बस बन चुका है उसका, जिसको हम डीवीटी भी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसकी नर्सिंग केयर क्या होगी? हम उसको बोलेंगे कि एलिवेट करके रख अपनी लेग्स एट 90 डिग्री, अप्लाई हीटिंग पैड टू द इन्वॉल्व साइड या फिर हीटिंग पैड लगा देंगे, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट या फिर बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, प्रोवाइड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू बोथ लेग, या फिर उसको कहेंगे तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कर बोथ लेग्स की। तो क्या बोलेंगे उसको हम? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस वाला पेशेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर रेस्ट। देखो अगर बाई चांस थ्रोम्बस जो है, थ्रोम्बस क्या होता है? ब्लड क्लॉट बन गया है ड्यू टू उसके वेन्स में ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वेन में ब्लड क्लॉट बन गया, अगर वो मूव करेगा तो क्या होगा? वो थ्रोम्बस हिलने की दिक्कत हो सकती है और वो पल्मोनरी में भी जा सकता है, हमारे लंग्स में भी जा सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि तू रेस्ट कर, हिलना नहीं है, ताकि थ्रोम्बस जो है वहीं पे हम मेडिकेशन दे के उसको ठीक कर पाएँ। अगर वो हिलेगा, ज़्यादा डुलेगा तो क्या होगा? थ्रोम्बस जो है वो मूव कर जाएगा टू द पल्मोनरी साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कौन सी पेन मेडिकेशन जो चॉइस की है? पिथाडिन हाइड्रोक्लोराइड, डिक्लोफिनेक, कोडाइन या फिर मॉर्फिन सल्फेट? क्या देंगे उसको? तो उसको हम देंगे मॉर्फिन सल्फेट इज़ अ परफेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस। देखो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है? ठीक है, कार्डियक टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, जो हमारे हार्ट के टिश्यूज़ हैं उनकी क्या होने लग जाती है? डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है।
अब जब हार्ट के टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होने लग गई है तो जो पेन होएगी, उसको मसल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तब हमें होती है पेन, तो वो क्या करेगी, हमारी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस भी करवाएगी, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से पेशेंट को और ज़्यादा पेन होगी, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन की पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। एंजाइना की भी होती है पर वो नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो जाती है, बट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में नाइट्रोग्लिसरीन काम नहीं करती, ठीक है। इसमें हमें क्या देनी पड़ती है, अपॉइड, दैट इज़ मॉर्फिन सल्फेट देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो पिथाडिन, डिक्लोफिनैक और कोडीन भी एक पेन किलर्स ही हैं, बट ये मॉडरेट पेन के लिए ठीक है, बट ये सारी वर्क नहीं करेंगी अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, मॉर्फिन सल्फेट ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिस्की था और सबसे पहली बात तो ट्रिकी था, क्योंकि सारी तुम देखोगे तो देखोगे कि ये सारी क्या है, एक पेन किलर्स हैं। हमें डिक्लोफिनैक तो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, इसका तो हमें पता है कि ये तो नहीं दे सकते बिकॉज ये मॉडरेट और माइल्ड पेन में देते हैं। पिठादिन, कोडीन और मॉर्फिन सल्फेट में तुम, और मॉर्फिन सल्फेट तुम देने से डरोगे क्योंकि वो एक पॉइंट में आ जाती है, ठीक है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान से देखो जो पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के लिए नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल पहले भी मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, मॉडिफाइबल जो हमारे हाथ में है हम चेंज कर सकते हैं, पर नॉन मॉडिफाइबल जो हमारे हाथ में नहीं है, और तो उसमें आ जाता है हमारे ऑप्शन, देखिए, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, फीमेल ऑफ 55 ईयर ऑफ एज, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो इनमें से क्या नॉन मॉडिफाइबल है। तो फीमेल ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, उसकी एज तो कम नहीं हो सकती। सिगरेट स्मोकिंग हम छोड़ सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं खाने में जिसमें शुगर, जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो वो फूड कम कर सकते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, इनमें क्या हो जाती है, प्लेग इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है। प्लेग इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई तो ऑब्वियसली ब्लड को फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, आर्टरीज में क्लॉट बन जाते हैं, ऐसे ऑक्लूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई कम कर देती है हार्ट को, अनदर बॉडी पार्ट को, और ये बहुत कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ में आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉर्नरी आर्टरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करूँ तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं कर दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चाइल्ड विद कार्डियक एनॉमलीज द मोस्ट कॉमनली फाइंडिंग इज, एक चाइल्ड है उसमें कार्डियक एनॉमलीज है, मोस्ट कॉमनली उसमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज। तो ऐसे चाइल्ड में हमें डिलेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो क्यों, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन का तो इसके साथ कोई रोल ही नहीं है, वो तो ब्रेन के साथ हो गया। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, स्पेशली कोई भी डिसीज़ कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी गई है, ज़्यादातर साइनोटिक डिसऑर्डर्स में ये होती है। दो तरह की डिसऑर्डर्स आते हैं, साइनोटिक एंड ए साइनोटिक कार्डियक में, ठीक है, वो अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री का तो कोई रीज़न ही नहीं है कि उसको अनॉमली हुई है, ठीक है। तो हमें बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, अगर बच्चे को कार्डियक अनॉमली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse is receiving the obstetric history of a client who had an abruptio placenta. What prenatal condition does the nurse accept the client to have? ठीक है, एक नर्स है, रिव्यू कर रही है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्लाइंट की, उसको क्या है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा है। तो कौन सी प्रीनेटल कंडीशन इस चीज़ की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है कि ये रही होगी, इसीलिए इसको अब्रप्शियो प्लेसेंटा हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है कार्डियक डिसीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, या फिर फेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सो द राइट ऑप्शन इज गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। कैसे, देखो, जो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन है इसमें क्या होगा, बीपी जो है वो इंक्रीज़ होगा। बीपी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, हमारी वेजो स्पाज्म होगा, ठीक है। वेजो स्पाज्म की वजह से हो सकता है कि वेजम सवाजों की वजह से क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो अपनी साइड से निकलना पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। अब अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा है जो है वो पहले ही यूट्राइन वॉल से जो है वो अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है,
प्रॉपरली उसके साथ फिक्स नहीं होता, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। और हाइपरटेंशन वाली मदर को, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली मदर को ये हो सकता है बिकॉज बीपी इंक्रीज होने की वजह से वेजोस्पाज्म होती है, जिससे वेजोस्पाज्म्स की वजह से एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है, होने के चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When in ward in prenatal teaching, a nurse should inform client that there is an increase in vaginal secretion due to pregnancy called the leukorrhea. What cause increase? ठीक है, प्रीनेटल टीचिंग में एक नर्स क्लाइंट्स को बता रही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वजाइनल सिक्रीशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसको हम लुकोरिया बोलते हैं। बट इनका कॉज क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है मेटाबॉलिक रेट की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से, सिक्रेशन फ्रॉम बार्थोलिन ग्लैंड, या फिर सप्लाई ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द वजाइना। तो किस वजह से होती है? तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना जो ईस्ट्रोजन है वो बड़ा होता है, तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने से क्या होता है, जो म्यूकस है ना बाय किससे, एक मिनट, जो म्यूकस है ना बाय एंडो सर्वाइकल ग्लैंड से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी क्या हो जाती है, एंडो सर्वाइकल ग्लैंड से जो म्यूकस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी। इसीलिए वजाइनल सिक्रीशंस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि एंडो सर्वाइकल ग्लैंड से जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई हमें जो है वजाइनल सिक्रीशंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Client is receiving streptomycin for the treatment of tuberculosis. The nurse should assess the client for 8th cranial nerve damage by observing the client. ठीक है, तो एक क्लाइंट है, उसका ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है उसका ट्रीटमेंट। तो नर्स देख रही है कि उसकी 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है, और किस चीज़ को देख के ये बोल रही है, वो वर्टाइगो हो रहा है उसको, या फिर फेशियल पैरालाइज हो रहा है, या फिर इम्पेयर्ड विजन है, या फिर डिफ़िकल्टी सॉल्विंग है। अब अगर आपको 8th क्रेनियल नर्व के बारे में पता है तो तुम लोगों को पढ़ते ही पता चल जाएगा क्या है। और मैंने अभी 12 क्रेनियल नर्व्स का टॉपिक जो है इलेबोरेट करके ट्रिक्स के साथ डाला था। सो वर्टाइगो से पता चलेगा, बिकॉज 8th क्रेनियल नर्व कौन सी थी हमारी, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, और ये क्या करती है, हेयरिंग में हेल्प करती है। और हेयरिंग में जो हमारा मिडल ईयर होता है वो हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। देखा है ना आपने, जिनका मिडल ईयर में कोई दिक्कत हो उनका बैलेंस नहीं बनता खड़े होने में, ठीक है, उनको चक्कर आते हैं। तो अगर उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है तो क्या होगा, उसको हियरिंग में दिक्कत होगी, दैट इज़ वर्टाइगो उसको होगा, उसको चक्कर आएंगे बिकॉज उसको ईयर की दिक्कत हुई है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी जो ड्रग है ये क्या करती है, ऑटो टॉक्सिसिटी, मतलब उसकी ऑटो टॉक्सिसिटी हो चुकी है, उसका पूरा ईयर में दिक्कत है, तो इट मीन्स उसके बैलेंस में भी दिक्कत आएगी। फेशियल पार्ट से तो नहीं हो सकता, फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इम्पेयर्ड विजन नहीं होती, इम्पेयर्ड विजन के लिए ऑप्टिक नर्व और ऑक्लोमोटर और ट्रॉन्क्लियर की दिक्कत होनी चाहिए। डिफ़िकल्टी सॉल्विंग के लिए फ्रेंजियल ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व में दिक्कत होनी चाहिए, पर यहाँ पे सीधा लिखा है 8th क्रेनियल नर्व और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिसीज, COPD वाला पेशेंट है, उसके लिए अप्रोप्रिएट डाइट कौन सी होगी, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ब्लैंड एंड सॉफ्ट डाइट, लो सोडियम डाइट, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। तो उसको हम हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे। कैसे, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल, उसको कौन सा कोई ब्लड वेसल्स में दिक्कत है, या फिर प्लेग प्लूग लगा हुआ है, या फिर उसका लिपिड्स का इंक्रीज़ हो रखा है कुछ, ठीक है, ब्लैंड एंड सॉफ्ट डाइट क्यों देनी है उसको, ठीक है, लो सोडियम डाइट क्यों देंगे हम, ठीक है, उसको कौन सा कोई हाइपरटेंशन की दिक्कत है, उसको तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, तो उसको हम हाई कैलोरी देंगे ताकि उसकी जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन रहे, और हाई प्रोटीन डाइट देंगे
और साथ के साथ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स टीच is the client with heart failure to take oral furosemide in the morning. What is the primary nursing reason for this instruction to client? एक नर्स ने पेशेंट को कहा है हार्ट फेलियर वाले को कि तुझे फ्रूसामाइड जो है वो मॉर्निंग में लेनी है, लेसिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ प्राइमरी रीज़न फॉर दिस इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट? प्राइमरी रीज़न क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन का, ठीक है? टू प्रिवेंट स्लीप डिस्टर्बेंस फ्रॉम द नाइट, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टू रिटार्ड रैपिड ड्रग ऑब्जॉर्प्शन, या फिर टू एक्सक्रीट एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग नाइट। तो क्या होगा? नाइट उसने उसको मॉर्निंग में ही क्यों बोला? वो बोल सकती थी तुम दोपहर में ले लो या फिर तुम रात में ले लो, उसने ऐसा क्यों ही बोला? तो इसलिए बोला बिकॉज फ्रूसामाइड क्या है, ये एक लेसिक्स है जिससे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और हमारा यूरिन रिटेंशन नहीं होता। अगर उसको हम नाइट वाले टाइम पे ये दवाई दे देंगे तो उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस होगी ना, वो तो बार बार वॉशरूम ही जाता रहेगा, है ना, ठीक है ना। लेसिक्स जो होते हैं वो इसीलिए दिखाते हैं ना, जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं लेसिक्स, ताकि जो है सोडियम की रिटेंशन कम हो जाए, फ्लूइड जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो अगर उसको हम नाइट में दे देंगे फिर तो वो पूरी रात वॉशरूम ही करता रहेगा और उसको नींद ही नहीं आएगी, उसकी जो स्लीप है डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको मॉर्निंग में देते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रूसेमाइड का सूटेबल टाइम कौन सा है, तो मॉर्निंग में देनी चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग CPR प्रोसीजर इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो जब हम किसी को चेस्ट कंप्रेशन दे रहे होते हैं तो हमारी जो हैंड की प्लेसमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो किस चीज़ का रिस्क हो सकता है? ऑप्शन है GI ब्लीडिंग का, रिब फ्रैक्चर का, हर्निया का, या फिर वॉमिटिंग का। किस चीज़ का रिस्क हो सकता है? इजी क्वेश्चन है। तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है अगर उसकी प्रॉपरली पोजीशनिंग ना हो। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन टाइम तुम्हारे हैंड्स की पोजीशन सही होनी चाहिए, नहीं तो उसको रिब फ्रैक्चर, उसकी जान बचाते बचाते उसको और नुकसान कर देना है, दैट इज़ रिब फ्रैक्चर कर देना है। इसलिए हैंड्स की प्लेसमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ शीलिंग टेस्ट इज़ टू मेजर द क्लाइंट एबिलिटी टू। सो शीलिंग टेस्ट किया जाता है एक, तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। किस चीज़ की देखने के लिए किया जाता है? ऑब्जर्व विटामिन B12, उसकी ऑब्जॉर्प्शन हो रही है विटामिन B12 की, या फिर विटामिन B12 डाइजेस्ट हो रहा है प्रॉपरली, या फिर विटामिन B12 प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर विटामिन B12 स्टोर हो रहा है। तो किस चीज़ की एबिलिटी देखने के लिए चेक किया जाता है? ये इसलिए चेक किया जाता है कि जो विटामिन B12 की ऑब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में हो रही है कि नहीं। शीलिंग टेस्ट इज़ यूज टू चेक द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सिंकोबिलिन, ठीक है। B12 को सिंकोबिलिन विटामिन ही बोलते हैं ना। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले बंदे को हम क्या देते हैं, विटामिन B12 की डोज देते हैं, उसके 1 घंटे बाद हम उसको ओरली B12 देते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के बाद उसका यूरिन सैंपल लिया जाता है। अगर उस यूरिन सैंपल में 10% से कम विटामिन B12 आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स उसकी ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रही है, ठीक है, क्योंकि जितना विटामिन B12 हमने उसे डाला है वो उसका ऑब्जॉर्व हो गया। अगर 10% से कम आ रहा है इट मीन्स वो निकल गया, अगर 10% से ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स उसकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे शीलिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? के लिए कौन सा नर्सिंग डायग्नोज जो है प्रायोरिटी पे रहेगा? पेन, इनफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, या फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन? क्या बनाओगे तुम उसके लिए प्रायोरिटी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उसको, सिंड्रोम। तो ऑब्वियसली जो डिसीज़ कंडीशन है वो किसके रिलेटेड है? पल्मोनरी के। तो ऑब्वियसली हम इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न जो डायग्नोज है वो बनाएंगे, बाकी सब हमारा जो है बाद में आएगा। पहले हमें उसका ABC मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि डिसीज़ कंडीशन ही पल्मोनरी की है, ठीक है, डिसीज़ कंडीशन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द पेशेंट विद एक्यूट एपेंडिसाइटिस द नर्स शुड एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट? एक पेशेंट है उसको एपेंडिसाइटिस हुआ है तो नर्स उसकी ट्रीटमेंट में क्या करेगी? यूज़ हॉट पैड ऑन द abdomen, यूज़ एनीमा टू क्लीन बावल, प्लेसमेंट ऑफ क्लाइंट ऑन अ NPO स्टेटस, या फिर इंसर्शन ऑफ NG ट्यूब?
कल या फिर परसों हमने एमसीक्यूज़ में अपेंडिसाइटिस का टॉपिक किया था। अपेंडिसाइटिस एक ल्यूमेन है, ठीक है, उसका कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन की थी हमने शायद, पेरिटोनाइटिस होता है। अगर अपेंडिसाइटिस की परफोरेशन हो गई, अपेंडिसाइटिस बर्स्ट आउट हो गई, तो क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर कर रही है उसमें इन्फेक्शन चले जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्लेसमेंट द क्लाइंट ऑन द एनपीओ स्टेटस पे रखेंगे। देखो हॉट एप्लीकेशंस और एनीमा नहीं देंगे, एनीमा देंगे तो वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तब भी बर्स्ट आउट होने के चांसेस है। हॉट पैड दोगे तो वो क्या कर देगा, वेजो डायलेशंस करके वहाँ पे परफोरेशन करा देगा और बर्स्ट आउट होने के चांसेस है। और इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब हम अपेंडिसाइटिस में नहीं करते, एक इसका ऑपरेट होता है नॉर्मल, पेंडेक्टमी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी डज नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू अवॉइड व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर। एक पेशेंट को रिस्क है इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर का, तो नर्स क्या बोलेगी कि ये वाली एक्टिविटी नहीं करनी आफ्टर ऑपरेशन। डीप ब्रीदिंग, कफिंग, टर्निंग, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, इनमें से क्या नहीं बोलेगी वो करने को। तो वो कहेगी कि कफिंग और स्नीजिंग बिल्कुल नहीं करनी, उससे क्या होगा, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। डीप ब्रीदिंग से कुछ नहीं होगा, टर्निंग से भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर रेंज ऑफ मोशन कर रहा है, पैसिव कोई करवा रहा है, एक्टिव नहीं पैसिव, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर कफिंग और स्नीजिंग करेगा तो उसको स्ट्रेन पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the nursing action if she notes that initial assessment of newborn shows low set of ear। अगर एक नर्सिंग असेसमेंट करते हुए, इनिशियल असेसमेंट करते हुए एक नर्सिंग को दिखता है कि न्यू बॉर्न के लो सेट ऑफ ईयर है, तो वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग्स को, अरेंज करेगी फॉर हियरिंग टेस्टिंग, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी, या फिर केयर करेगी ईयर, कवर करेगी ईयर को गॉज पैड से। तो क्या करेगी वो, लो सेट ईयर्स। तो हमें ये किसको बताना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर को, क्योंकि इसका मतलब तुमने देखा होगा कि लो सेट ईयर्स हमें किस में दिखते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में। और मे बी एक ये अनोमली भी होती है माइनर लो सेट ईयर्स की, ठीक है, क्रेनियम की वजह से, जो हमारा बॉडी ब्रेन का पार्ट है। तो हमें क्या करेंगे, नोटिफाई करना है, कुछ नहीं करना, ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट कर देना, हमें उसी टाइम डॉक्टर को बताना है, मे बी जो बेबी हो वो डाउन सिंड्रोम का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ सेक्शुअली अब्यूज चाइल्ड। एक सेक्शुअली अब्यूज चाइल्ड है, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीव द एंग्जाइटी, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन कराएंगे, बिकॉज इट इज़ मस्ट। उसकी एंग्जाइटी रिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी बच्चा जो होगा वो ट्रॉमा में होगा। डॉक्यूमेंटेशन करके हम क्या ही कर लेंगे, वो तो वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को ही बताना पड़ेगा उसके साथ। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम खुद नहीं करा सकते अनटिल एंड अनलेस हमें फिजिशियन और बाकी अथॉरिटीज़ के ऑर्डर नहीं होते। तो हमें उससे पहले क्या करना है, एडमिट करना हॉस्पिटल में, ताकि हम उसकी एंग्जाइटी, उसका ट्रॉमा जो है वो रिलीव करा पाएँ। तो हॉस्पिटलाइजेशन करनी है। बाकी देखो प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन टिक होगा, क्योंकि उसकी एंग्जाइटी एकदम से तो रिलीफ नहीं कर सकते हम, ना डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और ना क्वेश्चन में लिखा है कि वो चाइल्ड है कहाँ, ठीक है। तो हमें पहले उसकी हॉस्पिटलाइजेशन ही करानी पड़ेगी, कहीं उसको ज़्यादा दिक्कत ना हुई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये थे हमारे कुछ 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज थोड़े से क्वेश्चंस टफ थे और समझने वाले थे और ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रोज़ ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। होप यू विल गेट द सीट इन द एम्स एंड do hard work students, because it's a hard time for you, and all the best for your studies. Thank you.